दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के विविध प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के विविध प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? देखिए, सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या व्याख्यात्मक आलोचना। तो इसमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? तो उत्तर है आलोचनात्मक आलोचना। दोस्तों ये समालोचना का प्रकार नहीं है। आप जान लीजिए, सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना, इसके अलावा तुलनात्मक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना इत्यादि जो हैं ये समालोचना के प्रकार हैं। आलोचनात्मक आलोचना समालोचना का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? देखिए, रमेश कुंतल मेघ, विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध या मनोहर श्याम जोशी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों मुक्तिबोध ने अपनी चिंतन प्रणाली से एक सूत्र को जन्म दिया जो उनकी कविताओं और आलोचनाओं में पिरोया हुआ है। वह सूत्र है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन। रचना की प्रक्रिया में चूंकि इंद्रिय संवेदन की प्रधान भूमिका होती है और उसे दृश्य रूप में बोध को व्यक्त करना होता है, इसलिए ज्ञान को संवेदना में घोलने की जिम्मेदारी होती है। संवेदना ही दृश्यांकन में सक्षम होती है और रचना की आदि बिंदु संवेदना और अंतिम परिणित भी संवेदना होती है। ज्ञान की भूमिका मध्य में है और ये संवेदना को भी विश्लेषित करता हुआ तिरोहित हो जाता है और मुक्तिबोध इसे संवेदन शक्ति में विलक्षण विशेषता प्रवृत्ति का होना कहते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो ये हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। ये कथन किसका है? तो ये कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है। दोस्तों वात्स्यायन एक प्रयोगवादी कवि और आलोचनात्मक आलोचक रहे हैं। इनका कहना है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। अज्ञेय की साहित्यिक मान्यताओं में देखिए, अज्ञेय का मानना है कि साहित्य की प्रेरणा करने वाली मूल शक्ति साहित्यकार की आंतरिक व्यवस्था है। सच्ची कला कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती और कला भी ज्ञान का एक प्रकार है, अर्थात सत्य की उपलब्धि का एक साधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये, ये कथन किसका है? देखिए, रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे वैष्णव धर्म के प्रति आसक्त होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और इसी परंपरा का पालन वाहिद और आलम ने भी किया। और इन मुस्लिम हरिभक्तों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये लिखने वाले कवि कौन हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और इन्होंने रसखान, वाहिद और आलम के संबंध में ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने एडविन एर्नाल्ड के आख्यानक काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्रज भाषा में। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन एर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित के नाम से अनुवाद किया और रामचंद्र शुक्ल ने जायसी और बुद्ध चरित की भूमिका में क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिशन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन की कल्पना का आनंद नाम से और राखाल दास बंदोपाध्याय के शशांक उपन्यास का हिंदी में रोचक अनुवाद किया है। शशांक मूल बंगला में दुखांत है पर उन्होंने उसे सुखांत बना दिया है।
अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसके लिए है? देखिए, बिहारी, घनानंद, सेनापति या पद्माकर। तो सही उत्तर है सेनापति। दोस्तों, सेनापति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है और इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? आपको बताना है। नई कविता, समकालीन कविता, अकविता या नवगीत। तो सही उत्तर है समकालीन कविता। दोस्तों, सन 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता का नाम दिया गया है। अरुण कमल ने लिखा है कि समकालीन कविता से यहाँ आशय कवियों की उस पीढ़ी की कविता से है जिसने अपनी आंख से निराला को नहीं देखा, जिसने निराला को केवल पढ़ कर देखा जाना, जिसने उन लोगों को देखा जिन्होंने निराला को देखा। मोटा मोटी यह वह पीढ़ी है जो सन 70 के बाद हिंदी कविता में आई और जिसकी स्वतंत्र पहचान सन 80 के आसपास या उसके बाद स्थिर हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है। तो उत्तर है 1936 यानी 1936 में। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद नाम जमाना पत्र के संपादक मुंशी दया नारायण निगम द्वारा दिया गया। प्रेमचंद उपनाम इन्हें अपने प्रथम 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन के बाद मिला। गोदान इनकी समस्त रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है और प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सही उत्तर है मुंशी दया नारायण। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो आप जान लीजिए कि कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल था और इनका जन्म 9 नवंबर 1936 को खेवली वाराणसी में हुआ था। निधन 10 फरवरी 1975 को ही हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये 1983 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जो लेखक रहा है वो भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्या निवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या कुबेर नाथ राय। तो सही उत्तर है विद्या निवास मिश्र। दोस्तों, विद्या निवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से रचनाएं करते थे। जब भी ये भ्रमरानंद नाम से लिखते हैं तो इनके लेखन और भाषा में एक प्रकार का व्यंग आ जाता है। विद्या निवास मिश्र के अनुसार हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है जो बेहद संस्कृतनिष्ठ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। इसमें देखिए, अमरकांत, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी या हिमांशु जोशी। तो सही उत्तर है अमरकांत। दोस्तों, अमरकांत का संबंध उत्तराखंड से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है। शेष जो लेखक हैं शैलेश मटियानी, शेखर जोशी और हिमांशु जोशी, ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। उत्तराखंड के कवि रचनाकारों में सुमित्रा नंदन पंत, शैलेश मटियानी, पीताम्बर दत्त बढ़थवाल, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, तारा पांडे, गौरवपंत शिवानी, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता या ईर्ष्या की भावना। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ईर्ष्या की भावना ये समालोचक में नहीं होनी चाहिए। और समालोचक के आवश्यक गुणों में आप देखिए, अंतर्दृष्टि या पैंठ, सहानुभूति, बहुज्ञता, औचित्य, धैर्य और निष्पक्षता, प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति इसमें होनी चाहिए, जबकि ईर्ष्या की भावना समालोचक में नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वीथी क्या है? देखिए, वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक। तो सही उत्तर है वीथी एक रूपक है। और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने रूपक के 10 प्रकार बताए हैं। नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, समविकार, डिम, इहा मृग, अंक, वीथी और प्रसन्न। इसमें नाटक सर्वाधिक प्रचलित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। तो गलत कथन क्या है, अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये सही नहीं है। बल्कि एक भाषा में प्रकट किए गए भाव और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है, सही है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे श्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। और अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। तो इसमें से ए, सी और डी सही हैं, जबकि बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनपेक्षित और कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। तो आप जान लीजिए, गर्म समाचार। अनपेक्षित और कामुकतादर्शी समाचारों को हॉट न्यूज में रखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है। तो आप जान लीजिए, रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। यही रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग और टीवी के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल में अंतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। देखिए, नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता या हिंदुस्तान समाचार। तो सही उत्तर है पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है। तो याद रखिएगा, पीटीआई दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है, आपको बताना है। देखिए, सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार, उच्च शिक्षा और 2 भाषाओं पर अधिकार, उत्सुकता की भावना और भावुक और चंचल व्यक्तित्व। तो सही उत्तर है, रिपोर्टर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है, जिससे वह तात्कालिक घटना को पूर्णतः सत्यता और समझदारी के साथ एकत्रित करे। अगला प्रश्न है, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। देखिए, संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर या प्रूफ रीडर। तो सही उत्तर है रिपोर्टर दोस्तों डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, समाचार का मुख्य तत्व क्या है। देखिए दोस्तों, रोचकता, उत्तेजकता, महत्वपूर्णता या सत्यता और नवीनता। तो सही उत्तर है सत्यता और नवीनता समाचार का प्रमुख तत्व है। अगला प्रश्न है, अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 चिन्ह दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है, अक्षरों और शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर द्वारा जो है कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है। संपादक, संवाददाता, कंपोजर या संशोधक। तो सही उत्तर है दोस्तों संवाददाता। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य जो है संवाददाता बनाता है, क्योंकि वह पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन देखिए, संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहाँ की भाषा में प्रसारित किया जाता है। और संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, ए, बी, सी आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है। तो जान लीजिए, सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना दोस्तों जन संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन है। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है कि किस काव्य को दृश्य श्रव्य काव्य कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें, जैसे चलचित्र, ये दृश्य श्रव्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से श्रव्य संचार का एक माध्यम नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट या रेडियो। तो सही उत्तर है दूरदर्शन। दोस्तों, दूरदर्शन श्रव्य संचार का माध्यम नहीं बल्कि दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है, जबकि टेप रिकॉर्डर, कैसेट और रेडियो ये केवल श्रव्य संचार के माध्यम हैं, यानी इनसे केवल सुना जाता है। अगला प्रश्न है, गद्य की वह विधा जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है, उसे क्या कहते हैं।
ऑप्शन देखिए साक्षात्कार, आलेख, रिपोर्ट या विज्ञापन। तो सही उत्तर है आलेख। आप जान लीजिए आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप है और ये आकार में लेख से बड़ा होता है, लेकिन इसे निबंध नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किस कथन को असंगत या असत्य मानते हैं? पहला है कि एक भाषा के लिए साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। बिल्कुल सही है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। सही है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले, वाद का अर्थ है बाद में लिख देना, तो ये सही नहीं है। और एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है अनुवाद के संबंध में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है? देखिए चित्र, वाचन, संदेश या संगीत। तो सही उत्तर है चित्र। दोस्तों रेडियो विज्ञापन में वाचन, संदेश और संगीत शामिल होता है, इसमें चित्र का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, सही है। वह बालकों के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए, सही है। मनोरंजक और रोचक होना चाहिए और वो बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहले 3 जो ऑप्शन हैं वो आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। पहला है समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका या रेडियो। तो आप जान लीजिए दोस्तों, शब्द संचार का माध्यम जो है वो रेडियो नहीं है, क्योंकि रेडियो एक संचार का श्रव्य साधन है, जबकि समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका ये शब्द संचार के माध्यम हैं। रेडियो श्रव्य संचार के माध्यम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संचार के 2 रूपों में मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे देखिए। पहला है कि इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई है, सही है। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं शताब्दी की देन है, सही है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए, सही। और ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे, ये सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी सही नहीं है, शेष विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो याद रखिएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। और वृंदावन के उसी सुखमय जीवन के हास परिभास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है। गोपियाँ कृष्ण के दिन दिन खिलते हुए सौंदर्य और मनोहर चेष्टाओं को देखकर मुग्ध होती जाती हैं और कृष्ण कौमार्य की अवस्था की स्वाभाविक चपलतावश उनसे छेड़छाड़ आरंभ करते हैं। हास परिहास और छेड़छाड़ के साथ प्रेम व्यापार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूर ने दिखाया है। किसी की रूप चर्चा सुन या अकस्मात किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का आरंभ नहीं हुआ है। नित्य अपने बीच चलते फिरते, हंसते बोलते, वन में गाय चराते देखते देखते गोपियाँ कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में। इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिसके अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। तो स्पष्ट है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला प्रश्न है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मुक्तिबोध। दोस्तों क्रांतिकारी कवियों में निराला के बाद गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। ये प्रगतिशील और प्रयोगवादी कवि थे। इनकी प्रथम कहानी खलील काका थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये प्रशंसा परक उक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। मैथिली शरण उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल या बाल मुकुंद गुप्त। तो सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध।
ये प्रश्न फिर से पूछा गया है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए ये प्रशस्ति वचन किसका है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रशस्ति वचन है। अगला प्रश्न है, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आध सेर सोना नहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 सेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आँख मास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो देखिए, 84 वैष्णवों की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 200 वैष्णवों की वार्ता या आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। तो सही उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा से इसका संबंध है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि खड़ी बोली में गद्य की पहली पुस्तक अकबर के समकालीन कवि गंग लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है और उपर्युक्त पंक्तियां चंद छंद वर्णन की महिमा से ली गई हैं। तो दोस्तों, ये था हिंदी के विविध प्रश्नों का भाग 2, जिसमें आपने परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।